वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश बजट 2025-26। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन का बजट 2025-26 विधानसभा में प्रस्तुत हो चुका है। हुआ क्लियर? और ये प्रस्तुत हुआ कब? 12 मार्च 2025 को प्रस्तुत कर दिया गया है। अभी जितने भी एग्जाम होने वाली है 2025 और 26 में, उन सभी एग्जामों में जो एमपी बजट है वहां के आंकड़े आपको काम आएंगे। ठीक है? इसलिए ध्यान से लेक्चर सुनना। आपका एमपी प्री हो, आपका एमपीपीएससी प्री हो, या एमपीपीएससी मेंस हो 2025 का, या फिर एमपी पुलिस हो, या फिर एमपीएसआई हो, या व्यापम की कोई भी एग्जाम हो, वहां पे आपको ये बजट संबंधी जितने आंकड़े हैं वो आपको दिख जाएंगे वहां पे। ठीक है? तो यहाँ पे हम वो ही आंकड़ों बात करेंगे जो आंकड़े आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। वो क्लियर? ठीक है? बहुत कम आंकड़े रहेंगे, उस आंकड़े को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? ताकि एग्जाम में आता है तो आपसे वो क्वेश्चन आसानी से बन जाए। और जो 4 क्षेत्र की बात करेंगे हम, इन 4 क्षेत्रों का तो जो मेंस होगा इसका 2025 का, जो मेंस होगा वो इस आंकड़े को ध्यान से लिख लें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपकी इकोनॉमी में। और वो आंकड़े पुट करते हो आप वर्तमान बजट के अकॉर्डिंग, तो वहां पे जो कॉपी चेकर होता है वो ये समझ जाता है कि आप करेंट से जुड़े हुए हो और आपने वही डाटा पुट करा है जो वर्तमान का डाटा है। ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है कि वो नंबरिंग अच्छी करता है और आपको नंबर अच्छे मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है? तो ये जो आंकड़े हैं ये ध्यान से आप पढ़ लेना और लिख भी लेना उससे कुछ आंकड़े। ये आंकड़े आपको 1 साल पूरे काम आएँगे इसलिए। ठीक है? तो चलिए, जो आपका जो मध्य प्रदेश बजट है 2025-26 वो हम शुरू करते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश बजट आया है 2025-26 का, इसका जो फोकस था वो सिर्फ 4 क्षेत्रों में था। ठीक है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे मंत्र दिया है ज्ञान। ज्ञान विकसित मध्य प्रदेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब ये ज्ञान क्या है? आपसे क्वेश्चन पहले ही बनेगा आपसे प्रश्न कि ज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या है? जी से है गरीब, वाई से है युवा, ए से है अन्नदाता और एन से है नारी। तो ये ज्ञान का फुल फॉर्म हो गया। आप पहले क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ज्ञान क्या है? तो जी से मतलब, जी का मतलब होता है यहाँ पर गरीब, वाई का मतलब होता है युवा, और ए का मतलब होता है अन्नदाता, और एन का मतलब होता है नारी। हुआ क्लियर? तो ये आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा ज्ञान क्या है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब सिंपल सी बात यह है कि फोकस पूरा इसमें रहा है मध्य प्रदेश बजट 2025-26 का। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको जहां पर भी गरीब, युवा, किसान और नारी संबंधी आंकड़े मिलते हैं तो आप उसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फोकस इन 4 क्षेत्रों में ही रहा है। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। हुआ क्लियर? अब ये ज्ञान को विकसित कैसे किया जाएगा? जो 4 क्षेत्र है इसको विकसित कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए कुछ योजना होगी, कुछ मिशन होंगे। तो मिशन कौन सा है? गरीब के लिए है गरीब कल्याण मिशन, युवा के लिए है युवा शक्ति मिशन, अन्नदाता यानी किसान के लिए है समृद्ध किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश, नारी के लिए क्या है? सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश। वो क्लियर? तो ये 4 क्षेत्र और 4 मिशन ही आपको याद होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? आपसे क्वेश्चन ये बन जाए कि मध्य प्रदेश का वर्तमान बजट जो है किन 4 क्षेत्रों में फोकस किया है, तो आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा युवा, किसान, नारी और गरीब। हुआ क्लियर? ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये पीपीटी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब जो वित्त मंत्री है उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि मुझे सदन को यहाँ अवगत कराते हुए गौरव, जहां पर भी आपको गौरव शब्द दिखा, सरकार को गौरव जहां पे हो रहा है, तो वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समझ जाना बस। गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जीरो बेस्ड बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया है। अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि 2025-26 का बजट जो है ये क्या है। ठीक है? ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेगा आपसे। आपसे क्वेश्चन करेगा कि शून्य आधारित बजट, जिसे जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं, उसका हिंदी फॉर्म है शून्य
आधारित बजट क्या होता है? ये आपके लिए जो लघुत्तरी प्रश्न है, वहाँ से आपसे बनेगा, जिसका भी 2025 का मेंस है, वो प्लीज़ शून्य आधारित बजट पर एक छोटा-सा नोट तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का फँसेगा। क्योंकि एमपी का तुरंत में बजट आया है और प्रक्रिया कौन-सी अपनाई गई है? ज़ीरो वेस्ट बजटिंग, यानी कि शून्य आधारित बजट। हुआ क्लियर? और आपसे प्री में क्वेश्चन आएगा, वन डे एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि शून्य आधारित बजट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जो शून्य आधारित बजट की उत्पत्ति हुई है, ये मानी जाती है कहाँ से? यूएस से, यानी कि अमेरिका से मानी जाती है। हुआ क्लियर? और सर्वप्रथम इसे तैयार किया था पीटर ए फिरर ने। किसने? पीटर ए फिरर ने तैयार किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है? और अमेरिका के जॉर्जिया, किसने? जॉर्जिया ने 1970 यानी 1970 में इसे पहली बार अपनाया था। हुआ क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि भारत ने शून्य आधारित बजट कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 1987 से 88 के मध्य। 1987 से 88 के मध्य जो है, भारत सरकार ने शून्य आधारित बजट को अपनाया था। अब सवाल ये उठता है कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे? आपसे पूछ लेगा कि जब 1987-88 में भारत ने शून्य आधारित बजट अपनाया था, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। हुआ क्लियर? तो ये नाम याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन यहां से उठेंगे। ये होता है पढ़ने का तरीका। क्या होता है, आपको लगता है कि करंट से क्वेश्चन आएगा, परंतु हर क्वेश्चन का लिंक होता है प्राचीन से, यानी उसके इतिहास से रहता है। जैसे आप देखना 2020 या 21 में, 2020 या 21 में क्या हुआ था, यूपीएस में क्वेश्चन आया था कि कच्छप राजाओं द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया है? समथिंग इस टाइप क्वेश्चन था, जिसका आंसर था मुरैना का 64 योगिनी मंदिर। अब आप सभी सोचोगे कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, लेकिन ये क्वेश्चन का लिंक जो है करेंट्स था। कैसे? आप देखना 1921 को क्या हुआ था, संसद बनी थी। कौन सी? जो ओल्ड संसद है वो बनी थी, यानी उसकी नींव रखी गई थी। 1921 से लेकर 2021 में इसे हो गए थे 100 साल। हुआ क्लियर? ये कारण तो हो गया। दूसरा कारण था कि वर्तमान में नई संसद बनने स्टार्ट हो गई है, यानी और उस समय जो नई संसद है उसकी नींव रखी गई थी। ठीक है? तो नई संसद, तो यहाँ पे क्या हुआ, नई संसद रखी गई है, उसे 100 साल हो चुका है ओल्ड संसद को। यहाँ से क्वेश्चन कर लिया, और ये क्वेश्चन इसलिए किया था क्योंकि जो ओल्ड संसद है उसका डिजाइन है वो मुरैना के जो कच्चा भगवान मंदिर बनाया है, कौन सा? 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन वहां से कर लिया था। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप देखो तो जो करंट से ही क्वेश्चन उठते हैं, उसका डीप पूछ लेते हैं, हमको लगता है वो क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का पार्ट है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि शून्य आधारित बजट क्या है? तो आपको लगा ये क्वेश्चन कहाँ से कर लिया? ये क्वेश्चन इसलिए किया है एमपी में करेगा क्योंकि वर्तमान में जीरो बेस्ड बजटीय प्रक्रिया को अपनाया गया है। हुआ क्लियर? तो थोड़ा-सा जब भी आप पढ़ते हो, ठीक है? तो करंट से उसका जो प्राचीन है, उसका हिस्ट्री है, तो उसको थोड़ा पढ़ लेना, भाई क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 2047 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये क्यों कर रहा है? ठीक है? तो ध्यान रखना, हम आज़ाद हुए थे 1947 को, ठीक है? और इसमें 100 साल ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2047, यानी 2047 को हमें हो जाएँगे 100 साल। और मोदी जी का लक्ष्य ये है कि जब हम शताब्दी में एंटर करें, तो हम विकसित राष्ट्र बनना चाहिए हमें, ये लक्ष्य है। और उसी की तरजीह पर मध्य प्रदेश में सरकार ने, और उसी की तर्ज पर जो मध्य प्रदेश सरकार और उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। यानी कि जब भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बन जाएगा,
तब उस समय का जो लक्ष्य है एमपी सरकार का वो क्या है? मध्य प्रदेश विकसित 2047। हुआ क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये आंकड़ा तो याद करना ही करना है, परंतु मेन याद रखना है आपको। और इसके लिए जो सरकार ने, यानी कि एमपी सरकार ने जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर 2 ट्रिलियन डॉलर अर्थात 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। यानी कि ये बोल रहे हैं सरकार कि हमें ये विकसित मध्य प्रदेश 2047 तक हमें विकसित राज्य बनना है, तो हमें जो वर्तमान जीडीपी है वो 2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, यानी कि 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। तो आपको ये डाटा और ये डाटा इसे आप लगा लीजिए स्टार। हुआ क्लियर? और इस तरह प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में कितनी है? वो है 1,42,000। ये वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है। इसे पहुंचाना है 22,35,000 तक पहुंचाना है। तो ये डाटा भी आपके लिए वेरी वेरी अहम हो जाता है। इसे स्टार लगा लीजिए। हुआ क्लियर? ठीक है। तो ये इतने आंकड़े आपको यहाँ से होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। नेक्स्ट है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि से प्रदेश के जीडीपी की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहती जा रही है, ये रहती आ रही है। ठीक है। वर्ष 2003-4 में, वर्ष 2003-4 में राज्य का जो जीडीपी था वो 1,01,027 करोड़ था, जो 2025-26 में 16,54,477 करोड़ अनुमानित है। अर्थात पिछले 22 वर्षों में, कितने वर्षों में? 22 वर्षों में 17 गुना की वृद्धि हो चुकी है। हुआ क्लियर? पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, ये पिछले पीएससी में क्वेश्चन आया था 2024 में 4 गुना वाला, और ये बजट में मेंशन था कि 2003-4 में कुछ पूछा था उसने, जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय में कितने गुना की वृद्धि हुई है, तो उसका आंसर 4 गुना था। ये जस्ट इसकी 24 की पीएससी में आया है। हुआ क्लियर? ठीक है। अब संभावना ये है, मैं उसमें बोला था कि ये क्वेश्चन वहां से आएगा। आप देखना 2023-24 का बजट रखा हुआ है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहां मैंने बोल चुका हूं ऐसा कि ये क्वेश्चन आने संभावना है, और वही क्वेश्चन आया था। क्योंकि जो वृद्धि दिखाता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 2003-4 से ही तुलना क्यों कर रहा है? क्योंकि आप देखना 3-4 में जो सरकार थी एमपी में, वो कौन सी सरकार थी? वो कांग्रेस की सरकार थी। अब तुलना किससे होगी? और उसके बाद से बीजेपी सरकार चल रही है। ठीक है। तो तुलना होगी किससे? कांग्रेस सरकार से। इसलिए 2003 में हमारी जीडीपी इतनी थी, वर्तमान में हम इतनी वृद्धि पे आ चुके हैं। कितनी वृद्धि पे आ चुके हैं? वर्तमान में हम इतनी वृद्धि पर आ चुके हैं। तो ये सरकार तुलना करती है पिछले सरकार से। हुआ क्लियर? या अपनी जो विपक्ष सरकार है उससे तुलना करते हैं। और ये 2003-4 में जो जीडीपी थी, वर्तमान में इसका जो जीडीपी का आकार है वो 17 गुना वृद्धि हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन को आप वेरी वेरी अहम लगा जी। आपको ये क्वेश्चन जो है किसी भी मध्य प्रदेश की एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। आपके लिए मेंस का एक डाटा तैयार हो चुका है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको मिल चुका है कि मध्य प्रदेश का जो विकास है वो पिछले 22 वर्षों में 17 गुना की वृद्धि हो चुकी है उसके जीडीपी के आकार में। ये आप मेंशन कर सकते हो अगर आपको मध्य प्रदेश का जीडीपी संबंधी कोई भी क्वेश्चन आता है वहां पर। ठीक है। तो ये कंटेंट आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बजट 2025-26 के। ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये कंटेंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी वर्तमान में क्या हुआ था कि भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। हुआ क्लियर? और इसके पहले कहाँ हुई थी? उज्जैन में हुई थी 24 में। वर्तमान में कहाँ हुई है? ये भोपाल में हुई है। आपको याद रखना है कहाँ पे हुई है। पहला आपको याद रखना है कि भोपाल में हुई है। ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। इस समिट के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 18 नवीन नीतियों को आप लगा लो स्टार जारी की गई है। आपसे क्वेश्चन आया है कि वर्तमान में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है कहाँ पर? भोपाल में। इसमें कितनी नवीन नीतियों का, इसमें कितनी नवीन नीति जारी की गई है? तो उसका आंसर क्या होगा? 18 नवीन नीति, 18 नवीन पॉलिसी जारी की गई है। ये कंटेंट को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, इस लगा लो। हुआ क्लियर? जो वित्त मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार उद्योग व्यवसाय को आरंभ करने में शासन की
भूमिका को सीमित करने के लिए, शासन की भूमिका को सीमित करने के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या पीपीपी मॉडल, ठीक है, सीमित करने के लिए। और यहाँ पे क्या शासन की भूमिका कम होगी तो क्या होगा, उससे जो सुशासन है वो डेवलप होगा। सीमित करने के निरंतर प्रयास कर रही है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 287 बिंदुओं में से 282 को सफलतापूर्वक लागू कर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष स्थल पर है। अब आपको यहां से याद रखना है कि ये सिंपल सी बात है कि कुछ नहीं करा है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत 287 बिंदुओं दिए गए हैं कि आपको ये चीज अचीव करना है। इसमें से इस बिंदुओं में से एमपी ने 282 जो बिंदु हैं उसे अचीव कर लिया है और इस प्रकार वो शीर्ष स्थान पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत कितने बिंदुओं दिए गए हैं, तो आपको 287 जो बिंदु हैं ये आपको याद होना चाहिए। ये आपके लिए वेरी वेरी आईएमपी है, इसे आप स्टार लगा लीजिए। आगे बात करते हैं वित्त मंत्री। प्रदेश के प्रत्येक जिले में परंपरागत कौशल को पहचान तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसायिक स्वरूप दिया जाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। कहने का मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, परंपरागत कि या यहाँ उस जिले का कोई कौशल है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है ताकि उसे व्यवसायिक स्वरूप मिल सके और वो वस्तु वहां पर बिक सके। जब बिकेगी तो क्या होगा, वहां की जिले की इकोनॉमी डेवलप होगी। जब जिले की इकोनॉमी डेवलप होगी तो राज्य की होगी, तो राज्य की होगी तो देश की होगी। इस प्रकार से एक योजना लॉन्च की गई है, ठीक है, जिसका प्रमाणन एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी है। इसमें प्रमुख है अशोकनगर जिले का चंदेरी हैंडलूम, धार का बाग प्रिंट, बालाघाट का चिन्नौर चावल, रतलाम का रतलामी नमकीन, ठीक है। यानी हर जिले का एक उत्पादन को एक जिला एक उत्पाद के तहत उसको शामिल किया गया है ताकि उस जिले का जो वो उत्पाद है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मांग बढ़े। जैसे कि बालाघाट का चिन्नौर चावल, अभी तक कोई नहीं जानता था कि बालाघाट में चिन्नौर चावल उत्पादित होता है। हुआ क्लियर? अब परंतु इसे क्या हुआ, ओडीओपी के तहत इसे ला दिया गया। अब क्या हुआ कि राज्य कोई व्यक्ति अगर उसे चिन्नौर चावल चाहिए तो वो बालाघाट का चिन्नौर चावल ही लेगा। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अगर चिन्नौर चावल की मांग बढ़ रही है, वो बालाघाट का चिन्नौर चावल ही लेगा क्योंकि वो चावल बेस्ट होता है इसलिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो गया, उसे उसे व्यावसायिक स्वरूप मिल गया। जब उसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है तो ये जो चिन्नौर चावल है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे बुलाया जाएगा, उसे खरीदा जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, जो बालाघाट जिला है उसका जो उत्पादन में उसकी मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो वो उत्पादन अधिक करेगा। जब उत्पादन अधिक करेगा तो वो अधिक बेच पाएगा। जब अधिक बेच पाएगा तो जिले की जो जीडीपी है उसमें वृद्धि होगी। इसी प्रकार से जिले की अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो राज्य की जीडीपी में अपने आप वृद्धि हो जाएगी और जब राज्य ग्रोथ करेगा तो भारत भी ग्रोथ करेगा। ये ओडीओपी की एक योजना है। हुआ क्लियर? आपको याद रखना है कि प्रदेश में यानी हमारे प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में 19 उत्पाद जो हैं उसे जीआई टैग प्राप्त है। तो ये जो कंटेंट है आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? आपको समझ में आ चुका होगा कि सरकार की ओडीओपी की योजना के पीछे क्या मंशा है। और मैं स्टार्ट किया था आपको बजट का फोकस, उसमें 4 क्षेत्र थे जिसको पीएम जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान मंत्र दिया। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। यहां पे आपको दिख रहा है गरीब कल्याण। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊर्जामय नेतृत्व में हमारी सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर 17 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 की अवधि में जन कल्याण पर्व के रूप में संपूर्ण प्रदेश में मनाया गया। अब आपको ये डेट याद होना चाहिए, 17 दिसंबर से 26 दिसंबर। ये डेट याद करने का सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ पे बात चल रही है गरीब और यहाँ पे जन कल्याण, ठीक है। और 23
23 जो दिसंबर है, यहाँ पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो आपको उस डेट के अकॉर्डिंग ये डेट आसानी से याद हो जाएगी। तो 20 दिसंबर किसकी जयंती होती है और भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बन जाएगा। तो ये डेट है, आपको आसानी से वो बन जाएगी। और जल कल्याण पर्व के रूप में संपूर्ण प्रदेश में मनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन आया, जन कल्याण जो पर्व है ये कब से कब तक मनाया गया है, तो ये डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट में जो वित्त मंत्री बोलते हैं कि सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। अब यहां से आपको क्वेश्चन आएगा कि जिला विकास सलाहकारी समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में होता है, ये किया जाएगा। तो आप सभी टिक कर दोगे, जिला प्रभारी, कलेक्टर, ठीक है, ये संभाग प्रभारी, ये टिक करोगे आप कहीं से भी मुख्यमंत्री जी को टिक नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकारी समिति गठन किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है इससे आप वेरी वेरी IMP लगाकर इससे 3 स्टार लगा लो। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कभी आते हैं। तो आपको जितने भी सर्वे होता है गवर्नमेंट का, इकोनॉमी सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ पाते तो ये लेक्चर है मीमांसा एकेडमी, ठीक है, ये आपको इस प्रकार से कंटेंट आपको देते रहेगा। तो प्लीज फॉलो करिए। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, जिला विकास सलाहकार समिति गठन किया जाएगा किसकी अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। हुआ क्लियर? ये कंटेंट को आप तैयार कर लेने बारा 2019 या 2022-23 में जो MPSC प्री हुआ था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था कि आकांक्षा योजना किसके लिए लॉन्च की जा रही है। यहाँ वित्त मंत्री क्या बोलते हैं कि हमारी सरकार जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के भविष्य को और भी बेहतर बनाने हेतु संकल्पित है। इस उद्देश्य से विद्यार्थियों को संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा, क्या बोला यहाँ पर, प्रतियोगी परीक्षा हेतु श्रेष्ठ कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आकांक्षा योजना के अंतर्गत 2025-26 में इसे इतनी धनराशि तो छोड़ दो, दिक्कत नहीं, परंतु आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करेगा कि आकांक्षा योजना किसके लिए लॉन्च की जा रही है, तो जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए। एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि आकांक्षा योजना जो है प्रतियोगिता परीक्षा हेतु श्रेष्ठ कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। हुआ क्लियर? यानी कि ये कॉलेज के लिए नहीं है, ये स्कूल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, जो बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करता है उसके लिए योजना लॉन्च की गई। कौन सी? आकांक्षा योजना। हुआ क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट में वित्त मंत्री बोलते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो 3 है। एक है बैगा, भारिया, सारिया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, तो वो है बैगा, भारिया, सारिया। हुआ क्लियर? परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने जाने के लिए आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला जो मुखिया होती है उसके बैंक खाते में 1500 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि आहार अनुदान योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रति माह दी जाती है मुखिया महिला को, तो उसका आंसर क्या है, 1500 प्रति माह। ये क्वेश्चन क्यों पूछ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा जो लाडली बहना योजना आई है उसमें क्वेश्चन कर लिया था एक बार कि कितनी धनराशि दी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें 1000-1200 राशि दी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कर लिया है कि ये बैगा, भारिया, सारिया परिवारों को कुपोषण मुक्त कराने के लिए एक योजना लॉन्च की जा रही है। योजना का नाम है आहार अनुदान योजना। इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा, 1500 यानी 1500 प्रति माह जो महिला मुखिया है उसके बैंक खाते में जमा कराए जाते हैं। ठीक है, ये कंटेंट आपको यहाँ से याद होना चाहिए। और मेंस में क्वेश्चन आता है जनजाति संबंधित, तो आपको ये पॉइंट ऐड करना है कि वर्तमान सरकार ये योजना लॉन्च कर रही है ताकि जो देखना
मेंस में यहाँ से 3 पॉइंट बनेंगे आपसे। तो देखना यहाँ से आपका मेंस का कंटेंट तैयार हो रहा है। कैसे? आपको आपके सिलेबस में जनजाति भी है और आपके सिलेबस में जो स्वास्थ्य भी है, ठीक है? और आपके सिलेबस में कुपोषण भी है, ठीक है? तो आप तीनों का जो क्वेश्चन आता है या प्रश्न आता है, तो वहाँ पे आप इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। अगर स्वास्थ्य में आता है, तो इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और जो जनजाति है, वहाँ तो यूज़ करना ही है आपको कि सरकारी प्रयास चल रहे हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए ये योजना लॉन्च की जा रही है, ठीक है? आपका जो मेंस का सिलेबस है उसमें योजना दी गई है। योजना में क्वेश्चन आता है कि आहार अनुदान योजना क्या होती है? तो आपको ये कंटेंट बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। ये 3 लर्निंग यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन करता है, तो ध्यान रखना ये कंटेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसे भी आप स्टार लगा लीजिए। आगे वित्त मंत्री बोलते हैं कि छिंदवाड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भोई संग्रहालय, जबलपुर में श्री शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय, इसके विस्तारीकरण की बात की जा रही है। और ऐसा क्यों करे सरकार? ये इसलिए कर रही है क्योंकि जो जनजाति वर्ग है, इनके गौरवमय इतिहास से परिचय हो सके आम जनता, इसलिए। हुआ क्लियर? ये इसका उद्देश्य हो गया। कभी क्वेश्चन आपको आता है इन संबंधी, तो आप यहाँ पे इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और सिंपल सा प्रीवियस क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूछ चुका है कि बादल भोई संग्रहालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन प्री में कर चुका है, संग्रहालय कहाँ? छिंदवाड़ा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले है कि शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय कहाँ पर विस्तृत किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जबलपुर में। हुआ क्लियर? और आपसे कभी इंटरव्यू क्वेश्चन कर लिया है कि वर्तमान सरकार जो है जनजाति जो वर्ग संग्रहालय बना क्यों रही है? तो आपका आंसर होना चाहिए आम जनता जनजाति वर्ग के गौरवमय इतिहास से परिचय हो सके, इसलिए सिंपल सी भाषा में। तो आप देखना वर्तमान में जो राज्यपाल है उसका हुआ है अभिभाषण। मैंने वही लेक्चर लिया है, ठीक है? ये लेक्चर लिया है। तो यहाँ से आप पढ़ने से आपको जो है आपको जो इंटरव्यू क्वेश्चन भी वो बन जाते हैं आराम से। तो इनको आप पढ़ लिया करो। अगर नहीं पढ़ते तो ये जो लेक्चर तैयार होते हैं इसे देख लिया करो, ठीक है? नेक्स्ट है अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना तथा सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह योजना संचालित की जा रही है, ठीक है? तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को के लिए 3 स्वरोजगार योजना लॉन्च की जा रही है, जिसमें एक है संत रविदास, एक है डॉक्टर भीमराव और तीसरी है सावित्रीबाई फुले। हुआ क्लियर? ये तीनों आपको याद होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ आपको कि 4 क्षेत्र फोकस किया गया है, एक गरीब और दूसरा कौन हो गया? युवा। तो युवा के लिए कौन-सी लॉन्च की गई योजना? वो की गई है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन आरंभ किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश में युवाओं की विशिष्ट क्षमताओं का संदर्भन तथा दक्षता उन्नयन किया जाएगा। माननीय महोदय, यह मिशन हमारी सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, ठीक है? तो जो 4 क्षेत्र है उसमें से युवा हो चुका है, गरीब हो चुका है, अब नारी बचा है और किसान बचा है, ठीक है? नेक्स्ट है पीएम ऊषा परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष 8 विश्वविद्यालय, 27 महाविद्यालय विकसित किए जाएंगे। शैक्षणिक उत्कृष्टता अनुसंधान महिलाओं की समानता समावेश को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न घटकों के अंतर्गत विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल राशि, ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको सिंपल से याद होना चाहिए कि पीएम ऊषा परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शैक्षणिक संस्थान के अधोसंरचना से है। हुआ क्लियर? तो बहुत सी न्यूज़ में बात चली थी डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना आईआईटी इंदौर की सहायता से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस स्थापित किया जाएगा। ये जो न्यूज़ थी ये काफ़ी जगह चली थी, यानी कि आप पीआईबी देख लो, ठीक है? उसमें न्यूज़ बहुत चली थी कि कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये इंदौर आईआईटी की सहायता से उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? और युवाओं के लिए जो खेलो इंडिया योजना के तहत उभरती प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिला मुख्यालय पर खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ये कंटिन्यू रखना हो सके कि आपको युवाओं के लिए जब बात चली है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है पिछला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय
मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। देखना, जो मध्य प्रदेश पीएससी प्री हुआ था उसमें क्वेश्चन कर लिया था 2023 को। 2023 को कौन-सा वर्ष मनाया जा रहा है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया गया था। ये क्वेश्चन कर चुका है, ठीक है? हमारी सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के माध्यम से श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। श्री अन्न का मतलब होता है मोटे अनाज, जिसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, ठीक है? इनको बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी आपके हेल्दी होते हैं इसलिए, ठीक है? उसे कहते हैं श्री अन्न। इसको बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजना लॉन्च की गई है? वो की गई रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लॉन्च की गई है, ठीक है? और किसके अंदर की गई है? वो की गई है मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत। हुआ क्लियर? आपने लहरी बाई सुना होगा डिंडोरी की, वो उनका संबंध इससे ही है, ठीक है? ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। हमने पहले बात कर चुके हैं कि इस बजट का जो फोकस है वो 4 क्षेत्रों में है। उसका मंत्र क्या है? ज्ञान, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। तो गरीब हो चुका है, युवा हो चुका है, अब आ गए हैं कृषि। तो ध्यान रखना, कृषि एवं संबंधित सेवाएँ। संबंधित सेवा का मतलब होता है यहाँ पर कि कृषि के साथ जो भी व्यवसाय होता है, जैसे कि पशुपालन हो गया, ठीक है, बकरी पालन हो गया, ये सब जो होते हैं कृषि के साथ ही किए जाते हैं, इसलिए कृषि एवं संबंधित सेवा यहाँ पे बोला गया है। 2011-12 में 2011-12 में वर्ष 2023-24 में राज्य में सकल मूल्य संवर्धन योगदान में 34% से बढ़कर 46% हो गया है। यानी ये बोल रहा है कि जो सकल मूल्य वर्धन है, जीवीए जो है 2011-12 में 34% था कृषि और संबंधित सेवाओं का, वो 2023-24 में 46% बढ़ चुका है, ये बता रहा है। तो आपको पूछेगा 46% कंटेंट आपको याद होना चाहिए। आगे बोल रहे हैं मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे गर्व होता है और यहाँ पे हाइलाइटेड पॉइंट है तो ये आपके लिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान 6% से बढ़कर लगभग साढ़े 12% 12.5% प्रतिशत हो चुका है। यानी कि 6% से बढ़कर ये 12% हो चुका है, ये बोल रहा है। तो आपको ये कंटेंट याद रखना है, 12.5%। देखना, एक तो यहाँ पे वर्ड हो गया है गर्व हो रहा है, दूसरा यहाँ पे हाईलाइट पॉइंटेड है कि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि प्रदेश में जो है कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान जो 6% से बढ़कर 12.5% हो चुका है। ये कंटेंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं हम इसकी नारी कल्याण, क्योंकि फोकस किसमें था? 4 था, युवा, वाई, ए से अन्नदाता, एन से नारी और जी से गरीब। इसको बोलते हैं ज्ञान। यत्र नरेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के सूत्र वाक्य को हमारी सरकार ने प्रेरणा के रूप में लिया। हमारी सरकार द्वारा नारी कल्याण से संबंधित प्रमुख योजना जैसे कि गर्भधारण देखभाल, प्रसव पर आर्थिक सहायता, लाडली लक्ष्मी, निःशुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षा, जीविका उपार्जन, आर्थिक आत्मनिर्भर के लिए स्वरोजगार, शासकीय सेवाओं में आरक्षण, विवाह, निकाह योजना, आवास योजना का लाभ, स्थायी संपत्ति के क्रय पर पंजीकरण शुल्क की विशेष छूट, लाडली बहना योजना, विभिन्न पेंशन योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। तो इस पॉइंट से आपको जितनी भी योजना दी गई, आपके सिलेबस में योजना दी गई है और जिसका भी मध्य प्रदेश पीएससी 2025 का मेंस होगा, उसके लिए इतनी भी योजना यहाँ पे लिखी गई है। इस योजना की आपको लॉन्चिंग डेट और इस योजना का उद्देश्य क्या है और सरकार की मंशा क्या है इसे लाने में, ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है, वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरी हो, आपको आसानी से बन जाए। ये 3 कंटेंट को आप आधार लेकर अब आंसर लिख सकते हो, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ठीक है? इसका यहाँ पे मेंशन हो चुका है इसलिए। और पहली बात तो ये है कि ये जो 4 क्षेत्र फोकस किया है उसमें नारी भी उसमें एक केंद्र में है। इस तो ये जो पीपीटी है इसमें से आपको याद रखना है कि जो किसान है इसको सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जा रही है सरकार के माध्यम से।
वो नहर हो, तालाब हो, ठीक है? इसके लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बोला है कि प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। तो आपको ये वाला कंटेंट जो है याद होना चाहिए कि 2029 तक कितने लाख हेक्टेयर का लक्ष्य किया जा रहा है सिंचाई का, तो वो किया जा रहा है 100 लाख हेक्टेयर। हो क्लियर? नेक्स्ट है प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना लिंक परियोजना के अंतर्गत कार्य आरंभ हो चुका है। ठीक है, तो इसके पहले मैं एक लेक्चर लिया था राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था, मैं बता चुका था आपको कि केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश और यूपी से है। उसी प्रकार पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश और राजस्थान से। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि केन बेतवा लिंक परियोजना में एमपी के कितने जिले को सिंचाई उपलब्ध की जा रही है, और वहीं पर पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शुद्ध पेयजल और सिंचाई उपलब्ध की जाएगी। क्योंकि इसमें आपको 1 नंबर का ही डिफरेंस दिया है, और ये डिफरेंस जो है आपको एग्जाम में आपको और तकलीफ देगा, इसलिए ये जो है ध्यान से पढ़कर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि क्वेश्चन यही से उठा है कितने जिलों को सिंचित किया जा रहा है या फिर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, हुआ क्लियर? और साथ में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार से सहमति हेतु वार्ता प्रचलित है। हुआ क्लियर? ये आप पीपीटी पढ़ लेना ताकि आपके माइंड में बस रहे, क्योंकि आपका जो परिवहन है आपके सिलेबस में है, कभी क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि 4 लेन कहाँ से आ रही है, 8 लेन कहाँ जा रही है, ठीक है, 6 लेन कहाँ जा रही थी, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पीपीटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश के नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापना क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। विगत 12 वर्षों में, कितने वर्षों में? 12 वर्षों में नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन में 14 गुना की वृद्धि हुई है। आपसे क्वेश्चन आया कि पिछले 12 वर्षों में नवीनीकरण ऊर्जा में प्रदेश में कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो ये 14 गुना की वृद्धि हुई है। इस पॉइंट को आप 3 स्टार लगाकर याद कर लो। हुआ क्लियर? साथ ही बोल रहा है कि ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर परियोजना से विद्युत उत्पादन आरंभ हो चुका है। तो ये क्वेश्चन कर चुका है कि फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ पे स्थापित की जा रही है, तो वो ओमकारेश्वर में स्थापित की जा रही है। हुआ क्लियर? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 2000 मेगावाट का क्षमता का सोलर पार्क किस राज्य के साथ विकसित किया जाएगा? तो एमपी और यूपी के साथ विकसित किया जाएगा। मुरैना में, ये ध्यान रखना, मुरैना में प्रदेश का पहला सोलर पावर स्टोरेज संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ये क्वेश्चन आपको आया कि प्रदेश का पहला सोलर पावर स्टोरेज संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मुरैना जिले में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? यहां से आपको इतने क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना कंटेंट को। नेक्स्ट है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के माध्यम से प्रदेश में शहरों और धार्मिक स्थलों के मध्य हवाई संपर्क स्थापित किया जाएगा। तो आपको ये दोनों योजना याद होना चाहिए। नेक्स्ट में बोलते हैं वित्त मंत्री कि मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व हो रहा है। सिंपल से बात, जहां गर्व हुआ आपको वो पॉइंट याद रखना है। गर्व हो रहा है कि हमारे प्रदेश को देश में पीएम पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम प्रथम स्थान तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ से आपको पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम स्थान में और आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन के दूसरा स्थान के लिए दो कंटेंट आपको याद होना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रदेश को जहां दूसरे स्वच्छतम राज्य, यानी कि जो सर्वे हुआ था 23, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अकॉर्डिंग राज्य वाइज एमपी को सेकेंड रैंक प्राप्त हुई है। वहीं पर इंदौर को 7वीं बार स्वच्छता शहर का सम्मान प्राप्त हुआ है, यानी कि इंदौर 7वीं बार जो है स्वच्छ शहर के रूप में उभरा है। भोपाल को देश की स्वच्छतम राजधानी होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये पीपीटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पीपीटी है, इसलिए यहाँ से जितने भी कंटेंट मैं बता चुका हूँ वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिंहस्थ पर्व। तो ध्यान रखना जो 2028 है, यहाँ पर जो उज्जैन है, यहाँ पर सिंहस्थ मेला लगने वाला है। और वर्तमान में यूपी में
ठीक है, क्या लगा था? वो लगा था महाकुंभ। देखना, एक होता है कुंभ, एक होता है महाकुंभ और एक होता है अर्धकुंभ। जो महाकुंभ होता है वो लगता है 144 साल में, जो कुंभ होता है वो लगता है 12 साल में, और जो अर्धकुंभ होता है वो लगता है 6 साल में। हुआ क्लियर? महाकुंभ क्या होता है? जहाँ पे 12 12 12 12 12 144 साल बाद जहाँ रिपीट होता है उसे कहते हैं महाकुंभ, जो अभी वर्तमान में यूपी में हुआ था। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना 28 में क्या हो रहा है, महा शेष लग रहा है कहाँ पर, उज्जैन में लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्त मंत्री बोलते हैं मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्व सहायता समूह को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण स्वीकृति कराने में हमारा प्रदेश 2021 2021 के लगातार देश में प्रथम स्थान पर है। यानी ये बोल रहा है कि जो गांव में स्वयं सहायता समूह होते हैं उसको ऋण उपलब्ध कराया गया है बैंक के माध्यम से, उसमें 2020-21 से लगातार लगातार बोल रहे हैं अभी, लगातार प्रथम स्थान पर। इसलिए आपको ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना, ये होना चाहिए। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाएं ड्रोन पायलट के रूप में अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है। तो ये भी आपको योजना याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फोकस है बजट का वो क्या है? वो है नारी, युवा, गरीब, अन्नदाता। हुआ क्लियर? ठीक है, इसलिए ये चारों जो क्षेत्र हैं इससे कंटेंट आपको याद होते हैं, मिलते हैं, तो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आपको दिखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेंगे। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य जीवनचर्या में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की महती भूमिका है। प्रदेश में 11 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही। कितने? 11 नवीन, ये आपको याद होना चाहिए। प्रदेश में पन्ना, गुना, भिंड, श्योपुर, शाजापुर में 50, ये छोड़ दो कोई दिक्कत है, पर आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा। अद्वैत वेदांत दर्शन प्रणेता आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार के उद्देश्य से संग्रहालय आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत स्थापना संस्थान को विकसित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात चली है किसकी? शंकराचार्य। आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि शंकराचार्य की मूर्ति कहाँ पे स्थापित की जा रही है, तो ये ओमकारेश्वर में स्थापित की जा रही है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की जो मूर्ति स्थित की जा रही है, इनमें जो कितने साल के बाल्य अवस्था को दर्शाया गया है, तो ये 12 वर्ष की बाल्य अवस्था को दर्शाया गया है। तीसरा क्वेश्चन कर लेगा आपसे इंटरव्यू में कि यहीं पर ही क्यों स्थापित की जा रही है शंकराचार्य की मूर्ति को, तो उसका आंसर आप देना, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने कहां पर? ओमकारेश्वर आए थे। इसीलिए आपसे क्वेश्चन कर ले कि शंकराचार्य का दर्शन कौन सा है, तो वो है अद्वैतवाद। इसलिए अद्वैत वेदांत संस्था स्थापित की जा रही है। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर ले कि अद्वैतवाद क्या होता है, तो उसका आंसर आप देना कि अद्वैत यानी कि जो दो नहीं है। जब दो नहीं है तो तीन नहीं है, तीन नहीं चार नहीं है, पांच नहीं है, छह नहीं है, सात नहीं है, आठ नहीं है, नौ नहीं है, 10 नहीं है। जब ये नहीं है तो बचा क्या? एक, यानी एक है। वो एक क्या है? एक वो है ब्रह्म। इसलिए उन्होंने उन्हें बोला था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो भी चीज है ब्रह्म है। हमें ब्रह्म इसलिए नहीं दिखता है कि हमारे जीवन, हमारे आंखों के सामने अज्ञान का आवरण है। जिस दिन अज्ञान का आवरण हटेगा, हमें लगे कि हम ही ब्रह्म है। और इनने एक वाक्य दिया था, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि कब बनोगे आप? जब आपके जीवन में अज्ञान का आवरण हट जाएगा, उस दिन आप अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही ब्रह्म कहलाओगे। लेकिन जब तक आपके जीवन में अज्ञान है, आप ये जान पा रहे हो कि ये सृष्टि वास्तविक है, यानी आपको अज्ञान है, तब तक आप जो है यहाँ पे ब्रह्म की छवि में नहीं उभर के आओगे। आपको ब्रह्म तब दिखेगा अपने आप में जब आप इस सृष्टि के जो अज्ञान है, आपको ब्रह्म तब दिखेगा जब आपके जीवन से ज्ञान का अंधकार हट जाएगा और ज्ञान का प्रकाश जिस दिन आएगा, उस दिन आपको ये ब्रह्म स्वयं में दिखेगा। हुआ क्लियर? यानी अज्ञान का आवरण हटते से ही हमको लगेगा कि हमें ब्रह्म है। हुआ क्लियर? यानी कि जो ब्रह्म है वो एक है, यानी कि ब्रह्म ही सब कुछ है।
उसके बाद कुछ नहीं है, हम उसी के अंश हैं, ये बोल रहे हैं कौन? अपने शंकराचार्य। इन्हें दर्शन दिया था अद्वैतवाद। तो कभी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन कर ले कि अद्वैत मतलब क्या होता है, कि अद्वैत यानी कोई दो चीज नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, छह नहीं है। जब दो नहीं है तो कोई नहीं है, बचा क्या? एक। वो एक क्या है? वो ब्रह्म है। इसलिए उन्हें दो वाक्य दिए थे, आम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अद्वैतवाद यानी कि ब्रह्म। वो क्लियर? ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट है, जो वर्तमान सरकार जो है ये संस्कृति या धार्मिक पर्यटन विकसित कर रही है, और इसके लिए हर एक राज्य में जो भी भगवान या हमारे जो पूजनीय हैं, या जो माइथोलॉजिक जो रहे हैं हमारे ईश्वर, वो जहाँ जहाँ वहाँ पे प्रवास किए, वहाँ पे गए हैं, उसको एड किया जाएगा। वहाँ पे बना रहा है एक पथ, उसको बोल रहे हैं श्री कृष्ण पायथे योजना। यानी कि भगवान श्री कृष्ण एमपी में जहाँ जहाँ पर भी वो शिक्षण करे हों या गए हों, ठीक है, उसको लिंक किया जाएगा, वहाँ पे एक पद बनाया जाएगा, जिसे बोला जाएगा श्री कृष्ण पायथे योजना। इससे क्या होगा? इससे संस्कृति, पर्यटन विकसित होंगे, क्योंकि जब श्री कृष्ण जहाँ से गए होंगे, उसके लिए लोग वहाँ पे आएँगे और वो पर्यटन डेवलप होगा। जब पर्यटन डेवलप होगा, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था में उछाल आएगी। जब वहाँ की अर्थ उछाल आएगी, तो सिंपल सी बात है, राज्य की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगी। जब राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, और इस प्रकार से हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। हुआ क्लियर? ठीक है। उसी प्रकार से राम पथ गमन योजना भी लाई जा रही है, यानी कि जहां भगवान राम जो है जहां जहां जिन स्थलों पर गए हैं, उसको ऐड किया जाएगा, वहां पे एक पद बनाया जाएगा। उस प्रकार से वहां पे एक पर्यटन नगरी की स्थापना होगी। वह क्लियर? ये दो कंडीशन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रदेश में स्थित 9 टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में स्थित ग्रामों का प्रबंधन प्रत्येक संरक्षण क्षेत्र के लिए बनाई गई प्रबंधन योजना के आधार पर किया जाता है। इन योजनाओं की मुख्यतः पारिस्थितिकी विकास, कौशल उन्नयन। तो आपको सिर्फ याद रखना है यहाँ से हाईलाइटेड पॉइंट की वर्तमान कितने टाइगर रिजर्व हैं एमपी में? 9वां टाइगर रिजर्व। और वर्तमान में कौन सा बना है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये भारत का एमपी का कौन सा है टाइगर रिजर्व, और भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन चुका है वर्तमान में एमपी का, बताना। ठीक है। नेक्स्ट है, धार जिले में डनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तथा डिंडोरी जिलों के घगुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का पुनर्वीकरण पुनर्वीकरण कर महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये दो कंटेंट आपको याद होना चाहिए। घगुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये डिंडोरी में है। धार में क्या है? डायनासोर है। वो क्लियर? आगे वित्त मंत्री बात करते हैं राजकोषीय घाटा की। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बुधवार को 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि राजस्व व्यय ₹2,90,261 करोड़ का है, जबकि पूंजीगत व्यय जो है 85,076 करोड़ का है। अभी जो राजस्व घाटा है वो कितना है? वो जीडीपी का कितना परसेंट है? वो 3% है। और वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जो है 78,902 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 4.66% है। और ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जीडीपी से कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमानित है? तो वो कितना है? वो है 4.66%। ये ध्यान रखना। अब सवाल ये उठता है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा जो होता है, किसी वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर है। यानी कितना उसके पास धन है और वो कितना उसका व्यय हो गया, उसके बीच में जो अंतर होगा वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर मेरा, यानी कि मेरे पास जो है 100 रुपए है, परंतु मेरा खर्चा जो है वो 110 हो चुका है, तो 10 रुपए अंतर जो आया, ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। सिंपल सी भाषा ये है। ठीक है। और यहीं पर ही मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पादन से 4.66% राजकोषीय घाटा अनुमानित है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? 4.66%। इस कंटेंट को आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों के राजकोषीय सुधार विषय प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ रेटिंग ए दी गई है। इसी प्रतिवेदन में
मध्य प्रदेश के द्वारा विकसित सामाजिक क्षेत्र में किया गया व्यय की गुणवत्ता के मानकों में राष्ट्रीय औसत से अधिक होना। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, क्या बोला मैंने, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स संबंधित प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इस जो कंटेंट को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका मध्य प्रदेश बजट 2025-26 समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। प्लीज इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।